अगर वह 30 साल चाय बेचा और 30 साल आरएसएस का गुलाम रहा तो 60 साल, उसकी उम्र 64 साल है। पढ़ाई लिखाई उसने कब किया? कुल मिलाकर के बीजेपी आज तानाशाह बन गई है और इस तानाशाह को हटाना पड़ेगा भारत से। और बता दूं, अगर इस बार बीजेपी की सरकार आ गई तो संविधान में जो दफ्तियाँ बचे वो बदल के कुल मनुस्मृति लागू कराई दी हैं। और यहाँ पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, यहाँ नचनिया पदनिया से काम नहीं चलेगा। आपका जो काम है आप जाकर वहाँ ढुमका लगाइए, आपका काम यहाँ नहीं है। संसद में जाने का काम पढ़े लिखे लोगों का है, समाज का मुद्दा उठाने का काम है। जब तो अकेले रोज शूटिंग करे क्यों जाए के बम्बई में, तो यहाँ आजमगढ़ का काम क्या देखी। कुछ मुर्गा होने जो रतिये का बोल देने, कुछ मुर्गा 4 बजे बोले ना, ये कुल 2 बजे से बोले लगे ना। बहन जी अगर अपने दलित समाज का, बहुजन समाज की अगर खैर चाहती हैं, भलाई चाहती हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। अगर इंडिया गठबंधन के साथ बहन जी नहीं आती हैं तो बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों मट्टी पलीद हो जाएगी। फिर इसके बाद कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाएगा, यह भी जान लीजिए। हमारा बहुजन समाज इंतजार कर रहा है कि अगर आपने इंडिया गठबंधन के साथ आप नहीं आती हैं तो हमारा बहुजन समाज उनको भी छोड़ने को तैयार है और अखिलेश के साथ एकदम जाने को तैयार है। हम लोगों का बार बार आह्वान है कि अखिलेश और मायावती एक साथ चुनाव लड़े, बीजेपी को उखाड़ फेंकने में हम लोग आगे रहेंगे। तो इस वक्त हम आजमगढ़ में मौजूद है। आजमगढ़ से तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आजमगढ़ लोकसभा संसदीय सीट की अगर बात की जाए तो इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव की निरा हुआ और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव जी में कांटे की टक्कर होने वाली। कौन होने वाला है विजयी? भैया इनसे बातचीत करेंगे। क्या परिचय हो भैया आपका? मैं मंगेश भारती आदर्श, लालगंज आजमगढ़ से। जी। किसको जिता रहे हैं इस बार आजमगढ़ से? देखिए आजमगढ़ में तो सपा है और सपा आजमगढ़ जिले में 10 में 10 रही है विधानसभा में, और लोकसभा में भी सपा रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि इस बार अगर इंडिया गठबंधन में मायावती और अखिलेश एक साथ आते हैं तो मैं तो यह प्रयास करूंगा और अपने जितने भी साथी हैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि आजमगढ़ में 2 लोकसभा सीट है और दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के हाथ में जाएगी। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जैसा कि आपने कहा कि हमेशा से 10 की 10 सीटें सपा की झोली में जाती रही हैं और आजमगढ़ की जहां पर बात आती है तो समाजवादी पार्टी का गढ़ भी बताया जाता है। तो पिछली बार आप लोगों ने दिनेश लाल यादव को क्यों विजयी बना दिया? नहीं, दिनेश लाल यादव को विजयी हम लोगों ने नहीं बनाया, चूंकि यहाँ सपा और बसपा अलग चुनाव लड़ गई, इसलिए दिनेश लाल यादव आ गए। इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन, तो यहाँ दिनेश लाल यादव का पता नहीं चलेगा। हमारे कहने का मतलब है यह हमारा जो देश है यह पढ़े लिखे लोगों का है और यहाँ पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता है, यहाँ नचनिया पदनिया से काम नहीं चलेगा। आपका जो काम है आप जाकर वहाँ ढुमका लगाइए, आपका काम यहाँ नहीं है। संसद में जाने का काम पढ़े लिखे लोगों का है, समाज का मुद्दा उठाने का काम है। दिनेश लाल यादव जी में कौन कौन सी कमियां आप लोगों को नजर आ रही, कितनी नाराजगी? नहीं, दिनेश लाल यादव हमको बताइए, वो आजमगढ़ जिले के सांसद हैं, आप घूम करके सर्वे कर लीजिए कितने लोगों के सुख दुख में खड़ा हुए हैं। दिनेश लाल यादव की मैं बात कर रहा हूँ। जब आपको किसी के सुख दुख में नहीं जाना है, हम अपने समाज की बात वहाँ संसद तक नहीं पहुँचाएंगे तो आपको सांसद चुनने का क्या मतलब है? जब तो अकेले रोज शूटिंग करे क्यों जाए के बम्बई में, तो यहाँ आजमगढ़ का काम क्या देखी। लोगों को कहना ये है कि जब से दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ है तब से तमाम ऐसी सड़कें जो सालों से पड़ी थी कभी बनी नहीं, लोगों की नजरें नहीं गई, नेताओं ने कभी उस सड़कों से आना जाना नहीं किया, उसके बावजूद दिनेश लाल यादव ने बनाकर उसको चमका दिया। कोई सड़क का नाम हमको बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा। मैं लोगों का आजमगढ़ में कोलघाट में मैं भी रहता हूँ, अभी आप चल करके देख लीजिए, 3-3 फुट गहरा गाड़ा है। शहर की बात बता रहा हूँ, शहर की बात बता रहा हूँ, 3-3 फुट गहरा। लोग मोटरसाइकिल से चलने के लिए आतुर हैं, कार छोड़ दीजिए आप, मोटरसाइकिल से नहीं चल पा रहे हैं। कोलघाट शहर की बात बता रहा हूँ। तो जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दावा किया जा रहा है 400 पार, तो क्या 400 पार वाला सपना पूरा हो पाएगा या फिर कुछ और होने वाला? अगली बार का जो इनका सपना था वो तो पूरा हो गया किसी तरह, इस बार तो एकदम नहीं पूरा होगा। और यह जिस सपने में है वो सपना देखना छोड़ दें लोग। कुछ मुर्गा होने जो रतिये का बोल देने, कुछ मुर्गा 4 बजे बोले ना, ये कुल 2 बजे से बोले लगे ना। ऐसा दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ के बड़े भाई विजय लाल यादव वो सही बोले थे, वो एकदम राइट बोले हैं, क्योंकि अनाप शनाप बोलते हैं ये सब। इन लोगों को कुछ पता नहीं है कि हमको क्या बोलना क्या नहीं बोलना। दिनेश लाल यादव का एक बयान आया तो उन्होंने खुला चैलेंज किया था कि अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ेंगे उनके सामने मैं जाकर चुनाव लड़ूंगा। देखिए ऐसा है ना, अखिलेश यादव एक दागता हुआ गोला है और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के लड़के हैं वो, और निरहु ऐसा लोग ने तमाम जाए को उनकर यहाँ लाइन लगाए हैं। ये भाई राजनीति सीखें,
ये जान लीजिए। एक बात और मेरे जहन में चले, क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया अलायंस में आएंगी? ये संभावना कितनी ज्यादा पाई जा रही है? या फिर मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर अपना ओपिनियन बता दें। बहन जी अगर अपने दलित समाज का, बहुजन समाज की अगर खैर चाहती हैं, भलाई चाहती हैं, तो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगी। अगर इंडिया गठबंधन के साथ बहन जी नहीं आती हैं तो बसपा, सपा और कांग्रेस तीनों मट्टी पलीद हो जाएगी। फिर इसके बाद इस कोई चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाएगा, यह भी जान लीजिए। क्या लोगों का कहना है कि परिवर्तन किया जाए, नहीं तो लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये बात किस हद तक सच है? आप इस पर अपना क्या विचार रखना चाहते हैं? नहीं, देखिए आपकी जो बात है एकदम सही है। लोकतंत्र हमारा एकदम खतरे में है। लोकतंत्र का कहीं मतलब बचा ही नहीं है। रही बात संविधान की, संविधान की मैं बात करूं, अगर 10,000 लोग हैं तो 10,000 लोगों में मात्र 100 लोगों को पता होता है कि संविधान क्या है, बाकी किसी को पता ही नहीं। संविधान में इतने संशोधन हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? संसद में पारित कर दिए जा रहे हैं, बस सब लोग खुश हैं, पता कुछ नहीं है। और बता दूं, अगर इस बार बीजेपी की सरकार आ गई तो संविधान में जो दफ्तियां बचे वो बदल के कुल मनुस्मृति लागू कराई दी है। नागरिकता कानून के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, नागरिकता कानून जो है, कांग्रेस हमारी 70 साल रही, उन लोगों ने जैसा शासन प्रशासन किया, हमने पहले भी बोला कि भाई शासन प्रशासन के दौरान हमारे देश के लोगों को सुख शांति रोजगार चाहिए, और इनके में 10 सालों में जितने सैनिक मारे गए उतने 65 सालों में नहीं मारे गए। पुलवामा हमला उठा करके देख लीजिए, कितने बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कोई सीबीआई जांच नहीं हो रही है। खाली इनके में सीबीईडीआई बस यही बचा है। तो कहीं ना कहीं पुलवामा हमले को आप दोषी बीजेपी को ठहरा रहे हैं? भाई अगर दोषी बीजेपी अगर दोषी नहीं होती, उसकी जांच कराती। जांच अगर होती तो जांच में कितने लोग पकड़े गए, उसका कोई क्लीन चिट आया? आज तक कुछ नहीं आया। क्यों मारे गए, कौन था उसके पीछे, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। जांच ना होने पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ भाई, पुलवामा हमला जो था, आप सोचते क्या है कि अरे भाई ये सोचता हूँ, सुनिए, नहीं हो रही है, इसका मतलब कि आप उसमें शामिल हैं, आप अपने को बचा रहे हैं। अगर आप सही हैं तो उसकी जांच कराइए और सबके सामने उसकी रिपोर्ट लाइए कि भाई पुलवामा हमला में कितने लोग दोषी थे, उन लोगों को जेल भेजा जाए। आज जेल कौन जाता है? जो सही बोलेगा जेल जाएगा, और जो सही बोलेगा उसी के पीछे सीबी और ईडी लगाई जाएगी। कुल मिलाकर के बीजेपी आज तानाशाह बन गई है, और इस तानाशाह को हटाना पड़ेगा भारत से। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में एक अफवाह है कि कहीं ना कहीं वो ईडी सीबीआई के डर के मारे जो है अभी तक शांत बैठी थी, अब जाकर थोड़ा थोड़ा बोलने लगी। देखिए, अगर उनको ऐसा लगता है तो आने वाला जो हमारा बहुजन समाज है उन्हें भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा बहुजन समाज इंतजार कर रहा है कि अगर आपने इंडिया गठबंधन के साथ आप नहीं आती हैं तो हमारा बहुजन समाज उनको भी छोड़ने को तैयार है, और अखिलेश के साथ एकदम जाने को तैयार है। हम लोगों का बार बार आह्वान है कि अखिलेश और मायावती एक साथ चुनाव लड़े, बीजेपी को उखाड़ फेंकने में हम लोग आगे रहेंगे। बीजेपी के प्रति इतना गहरा आक्रोश क्यों? हम लोग पढ़े लिखे साथी हैं, एमएड हैं, नेट हैं, पीएचडी हैं। क्या पीएचडी किया हुआ आदमी पकौड़ा तलेगा? आप हमको बताइए, आपके घर में पढ़े? ये सुनिए, जब चाय बेचकर कोई प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप पकौड़े बेचकर आगे नहीं जा सकते? हमको आप बताइए, हमारे जितने साथी हैं कितने लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री को चाय बेचते हुए देखा है? अगर वह 30 साल चाय बेचा और 30 साल आरएसएस का गुलाम रहा तो 60 साल, उसकी उम्र 64 साल है। पढ़ाई लिखाई उसने कब किया? कब किया भाई? वह एमए की डिग्री दिखाता, आज तक आदमी एमए की डिग्री नहीं दिखा पाया। तो पढ़ाई लिखाई कब किया? एमए करने के लिए 22 से 24 साल लग जाता है। 22 से 24 साल या 30 साल वह बेचे चाय, तो 54 साल, और राजनीति में 10 साल हो गया। तो कहाँ गया उनका चाय बेचने वाला समय? फर्जी बात पर हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो बात हो वह सामने आनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है? अरे भाई, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, एमएड हूँ, नेट हूँ, पीएचडी हूँ, तो भाई मेरे को दिखाओ। जितने साथी हैं पढ़े लिखे हैं, मैं एकदम साला जब कहिए तब दिखा दूँ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? सबसे बड़ा मुद्दा यह है, आज की सरकार में बेरोजगारी एकदम नहीं है। तानाशाह लोग बन गए हैं। बेरोजगारी नहीं है ना? अरे भाई नहीं, बेरोजगारी है, 100% बेरोजगारी है। आप हमको बता दीजिए, एक परीक्षा हो रही है, लड़के 4 साल इंतजार कर रहे हैं। कोई इलाहाबाद जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है। लोग तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके आ रहे हैं, परीक्षा में बैठ रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। वह 4 साल का समय बच्चों का कौन वापस करेगा? 4 साल जो माँ बाप ने मेहनत करके पैसा भेजा है वो कौन वापस करेगा? आरओ का एग्जाम हुआ अभी, वह भी कैंसिल हो गया, पुलिस का हो गया। अब बताइए, कितना आप लोगों के पास इतनी पावर नहीं है? अभी कहीं बुलडोजर चलाना हो तो 10-10 बुलडोजर लग जाई, एक परीक्षा तो से ना हो पाओ थी।
तो कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट आरओ पुलिस की भर्ती के जो पेपर लीक हुआ था अब सीधा हम एकदम हम लोग यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 साल का हमारा समय वापस करेंगे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। 4 साल हम लोगों ने तैयारी किया, आरओ का पेपर लीक हो गया, वो 4 साल हमारा कौन वापस करेगा? कौन वापस करेगा बताइए हमको। अच्छा ये बताइए, कुछ लोगों का नागरिकता कानून पर जो है कहना है कि भारत के लोगों को तो नौकरी दे नहीं पा रहे हैं और जब बाहरी लोग आकर भारत में टिक जाएंगे तो उसके बाद भारत का आलम क्या होगा? इस पर आपकी राय क्या है? नहीं देखिए, हमारी बात समझिए, परिवार में अगर 4 लोग हैं, आप 4 लोगों का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, बाहर से 4 ठे और रिश्तेदार बुला के घरे में रख ला, वो सारे भूखे मर जाएंगे, भूखा मर जाएंगे, वो भूखा मर जाएंगे वो लोग। हमारा जो परिवार है आप चला ही नहीं पा रहे हैं, 4 लोगों को बाहर से लाकर बैठा ले रहे हैं, कहाँ से खिलाएंगे भाई? अच्छा ये बताइए, अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पढ़े लिखे ना होते, धारा 370 राम मंदिर और इसके बाद आप किसान वाला जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो लाभ मिला किसानों को वो देख लीजिए, 5 किलो राशन, उज्ज्वला गैस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम ऐसी योजनाएं और महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हमारी बात समझ लीजिए, हमारे जितने साथी हैं, हमारे जितने साथी हैं, सब लोग बता दें कि कितनी इस बीजेपी में कितनी बेटियां हमारी सुरक्षित हैं, कितनी बेटियां से दिल पर हाथ रखकर बता दें। अरे जब से बीजेपी आई तब से रेप, बलात्कार, इस तरह की घटनाओं पर अंकुश गुना ज्यादा बढ़ा है, घटा नहीं है, 10 गुना बढ़ा है। कोई साथी हमारा हाथ खड़ा करके बता दे कि घटा है। हाथ उठाइए जरा, हाथ देखिए, ये बता रहे हैं नहीं हुआ है, कोई हाथ नहीं। और मैं बता भैया ये बताइए, आप पढ़ाई लिखाई की तो बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री पढ़ ले, हम गृह मंत्री भी पढ़ ले, हम मतलब आदरणीय गृह मंत्री जी पढ़ ले, हम लेकिन हमने कहते कहना कि तोलन 12वीं पास करके इंटर में नाम लिखा ला। अरे धोखे से है, जबान लड़खड़ा गई, बोल दिया उन्होंने। अरे आप नहीं बोल देते हैं। वो भी बोल दिए और ये भी बोल दिए कि हमने स्टीयरिंग भांजा वाला मन नहीं अला, हमने 5000 महीना कमा तैला, 10 लाख जुर्माना, 7 साल का सजा का दन। हाँ तो वो तो कह देना आई। अच्छा वो कहा अमित शाह जी बोल रहे कि जो हॉस्पिटल उठा के लेके जाएगा उसकी सजा कम होगी। तो जब हम हॉस्पिटलवा उठाए तले तो हमको क्यों नहीं बा, तो हम कहाँ से लेके जाए हॉस्पिटलवा? नहीं, अच्छा हमारी बात समझिए, हम कहाँ से लेके जाएंगे आप बताइए? अगर ड्राइवरों पर यह नियम लाना है तो अमित शाह की गाड़ी कौन चलाएगा? प्रधानमंत्री की मोदी की गाड़ी कौन चलाएगा? योगी की गाड़ी कौन चलाएगा? आप हमको बताइए। अगर हर ड्राइवर छोड़ करके अपने घर को चला जाए तो मोदी अपन गाड़ी चलाइए अपने से, वो अपनी गाड़ी अगर चलाएंगे तो वह कुल कैदा गार्ड और कुल उतर जाए, अपन गाड़ी अपने से चलावा था लग जाए। अच्छा बस एक सवाल आखिरी, अब ये बता दीजिए आप कि शिक्षा पर थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आया? देखिए मैं बताऊं, हीरा पर 3% टैक्स है, कॉपी कलम पर 18% टैक्स है। हमारा जो समाज है, गरीब तबका लोग है, या गरीब तबके के लोग महीने की फीस नहीं दे पा रहे हैं और 18% आप टैक्स कहाँ से देंगे शिक्षा पर? शिक्षा पर 18% टैक्स पूरी दुनिया में केवल भारत में लगता है और किसी देश में शिक्षा पर टैक्स नहीं लगता है। केवल भारत एक ऐसा देश है कि शिक्षा पर 18% टैक्स लग गया। केवल भारत एक ऐसा देश है कि शिक्षा पर 18% टैक्स लग गया। तो मैं ऐसे प्रधानमंत्री को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं मानता। अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो हम नौजवानों का दर्द समझता। इस बार 400 पार वाला सपना, 400 पार का सपना अधूरा है और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। क्या कहना चाहेंगे? कम शब्दों में अपनी बात रख दीजिए। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि आजमगढ़ जिले से हम आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे थे और लोगों को ओपिनियन पोल जानने का प्रयास कर रहे थे, तो आप लोगों ने देखा यहाँ आजमगढ़ की जनता का रुझान क्या इस बार आजमगढ़ से किसको संसद तक पहुँचाने का काम करेंगे। फिलहाल दोस्तों आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट बस यहीं तक, मिलते हैं किसी दूसरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।